नमस्कार दोस्तों, मोरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की प्रश्नोत्तरी जो इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित है। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि जो पिछले नेक्स्ट वीडियो हैं, तो पिछले 4 दिन के आसपास के जितने वीडियो हैं, उनमें देख लेना कि जो कल एग्जाम हुआ था एलडीसी हाई कोर्ट का। दोस्तों, आपकी कृपा से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। अगर किसी ने कहीं पर भी अगर वो नहीं पढ़ी होगी कला संस्कृति, क्योंकि एलडीसी हाई कोर्ट के एग्जाम में राजस्थान की कल्चर ही थी सिलेबस में, तो उस कल्चर के अंदर 12 क्वेश्चन आए थे। 12 में से 11 क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा दिए जा चुके थे। तो दोस्तों, ये आपके लिए खुशखबरी है। और आज अपन उसी ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा फिर से करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, आज का अपना शानदार, झक्कास, बिंदास पहला क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 सिद्धांतों का किस संत से संबंध है। और वो 4 सिद्धांत कौन से दिए हैं कि हवन करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, चाहे ईश्वर की आरती तथा भजन करना चाहिए, प्रातः काल स्नान करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। और दोस्तों, इन संतों की वाणी के अकॉर्डिंग आप जल्दी से उठ जाओ और फटाफट क्वेश्चनों का क्या दो जवाब। जल्दी कीजिए दोस्तों। शाबाश शाबाश, जल्दी कीजिए, लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए। और जो दोस्त नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी न भूलें, ताकि आपके पास समय समय पर क्या पहुंच सके, सूचना पहुंच सके। शाबाश योगेश जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आर के बालोट, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। रूपेश जी, राम राम भाई, राम राम। मनीष जी, राम राम भाई, राम राम। शाबाश शाबाश, इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। शाबाश। चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर दिया आपने, बिल्कुल। आइए देखिए दोस्तों, ये जो चारों के चारों सिद्धांतों का प्रतिपादन जिसने किया था वो संत थे जाम्बोजी। वो संत कौन थे? जाम्बोजी थे। और जाम्बोजी ने ही दोस्तों इन चारों सिद्धांतों का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। अर्थात ये 4 सिद्धांत दिए थे। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। जो पिछवाई चित्र शैली है, चित्रकला है, इसका मुख्य विषय क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इसके बारे में भी आप आंसर दीजिए। दिलखुश जी, गुड मॉर्निंग भाई दिलखुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश भाई आर के जी, यार आ गया यार आर के जी। आप तो क्वेश्चनों के आंसर दो कि पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, राज दरबार, प्रेम, प्रणय प्रसंग और श्री कृष्ण लीला। शाबाश, जल्दी कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है, ये दिलखुश जी का शानदार आंसर आया है। हंसा जी का आपका गलत आंसर है भाई। रुपेश जी का भी आंसर दोबारा ठीक कर दिया रुपेश जी ने, श्री कृष्ण लीला। दोस्तों, पिछवाई कला कहाँ की फेमस है? ये नाथ द्वारा राज संबंध की। नाथ द्वारा में भी कहा? भगवान श्री नाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे की कला, मूर्ति के पीछे की कला, जो लाल कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रांकन किया गया है, वो कौन सी कला है? पिछवाई कला है। तो भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का क्या किया गया है इसमें? चित्रण। आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि अलवर शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है? कि अलवर शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण है? जयपुर कोटा शैली का मिश्रण है, या जयपुर मुगल शैली का मिश्रण है, या किशनगढ़ जयपुर शैली का मिश्रण है, या नाथ द्वारा मारवाड़ शैली का मिश्रण है? शाबाश शाबाश दोस्तों, राइट आंसर दीजिए फटाफट। शाबाश। प्रियंका जी, राम राम भाई, राम राम। शाबाश, जल्दी कीजिए। और दोस्तों, लाइक में कंजूसी मत करो यारो।
इतना तो काम कर ही सकते हो, एक बटन दबाने में आपका क्या जाता है। अलवर शैली, अलवर शैली दोस्तों यह जयपुर शैली से, इससे जयपुर शैली से, और इसी के साथ दोस्तों ये मुगल शैली से भी क्या हुई थी, प्रभावित। जयपुर शैली और ये मुगल शैली। ऑप्शन बी अपना क्या है इसमें राइट आंसर है, क्योंकि यह शैली जयपुर शैली से भी जुड़ी हुई थी और मुगल शैली से भी जुड़ी हुई थी। आइए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमहल सिटी पैलेस, चंद्रमहल को क्या कहा जाता है दोस्तों, सिटी पैलेस, जयपुर। कहाँ है ये, जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने, या सवाई जयसिंह ने, या सवाई प्रताप सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। शाबाश, फटाफट आंसर दीजिए। दिलीप जी राधे राधे भाई। शाबाश, जल्दी आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों ये मिर्जा राजा जयसिंह भी आ गया, सवाई जयसिंह भी आ गया, सवाई प्रताप सिंह भी आ गया, लेकिन ये जो चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण है ये सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने करवाया था इसका निर्माण। और वैसे सीक्वेंस के आधार पर देखा जाए तो मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह ये पहला है और ये सवाई जयसिंह है ये दूसरा है। सवाई से ही याद रखो दूसरा, और मिर्जा राजा पहला शासक था सीक्वेंस के आधार पर। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह बनी हुई है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है बनी हुई है, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, शेख फरीद, निजामुद्दीन औलिया। महावीर जी भाई गुड मॉर्निंग भाई, महावीर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शाबाश, आपके जो आंसर आए हैं बिल्कुल सही आंसर आए हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इनके अंदर अजमेर की सूफी संत की दरगाह है, इनमें ये सलीम चिश्ती, शेख फरीद, निजामुद्दीन औलिया, इन सभी के नाम आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सूफी संप्रदाय डिपार्टमेंट है, सूफी सिलसिला, इसमें इसकी शुरुआत किसने की थी, कहां से की थी दोस्तों। इस सूफी सिलसिले की शुरुआत 1110 में अब्बू इहसाक सामी ने की थी। किसने की थी, अब्बू इहसाक सामी ने। आइए दोस्तों सूफी सिलसिले के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं, अर्थात इसकी शुरुआत किसने की थी, अब्बू इहसाक सामी ने। इस सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, अब्बू इहसाक सामी ने। अब्बू इहसाक सामी है, इसका जो बली या मुरीद था, बली यानी उत्तराधिकारी, मुरीद यानी शिष्य, इसका जो बली या मुरीद था वो था दोस्तों उस्मान हारूनी। इसका जो शिष्य था वो कौन था, उस्मान हारूनी। और उस्मान हारूनी का जो शिष्य था वो था दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा साहब। अब इस मोइनुद्दीन चिश्ती का जो बलिया मुरीद था वो था दोस्तों बख्तियार, बख्तियार काकी। कौन सी काकी, बख्तियार काकी। इस बख्तियार काकी का जो बली मुरीद था वो था दोस्तों बाबा फरीद। वो कौन था, बाबा फरीद। बाबा फरीद का दूसरा नाम है फदरुद्दीन गंज ए सकर, फदरुद्दीन गंज ए सकर। और इसका दोस्तों जो बली मुरीद था वो कौन था, निजामुद्दीन औलिया। वो कौन था, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जो बली मुरीद था वो कौन था, अमीर खुसरो। वो कौन था, अमीर खुसरो। दोस्तों ये सीक्वेंस के आधार पर 7 हैं, गिन लो 7 ही हैं क्या। अब्बू इहसाक सामी ने सूफी सिलसिले की शुरुआत की, पर इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो उस्मान हारूनी हुआ। उस्मान हारूनी मोइनुद्दीन चिश्ती का गुरु था, और उस्मान हारूनी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का हुआ दोस्तों बख्तियार काकी, बख्तियार काकी का हुआ फरीदुद्दीन गंज ए सकर, जिसे बाबा फरीद को भी
फरीद भी कहा जाता है। दोस्तों इसी बाबा फरीद का सर्वाधिक जिसके जीवन पर प्रभाव पड़ा वो थे दोस्तों गुरु नानक जी। और इस बाबा फरीद का जो बली मुरीद उत्तराधिकारी हुआ वो कौन था? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का जो था उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर क्या रहो? खुश। और ये निजामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह बनी हुई है दिल्ली में, तो इन्हीं की दरगाह के पास बनी हुई है किसकी? अमीर खुसरो की। दोनों गुरु और शिष्य की दरगाह एक ही जगह है। तो दोस्तों ये निजामुद्दीन औलिया एकमात्र ऐसे संत थे जो स्वयं भविष्यवाणी करके गए थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी कोई ना तो मजार बननी चाहिए और ना ही कोई दरगाह बननी चाहिए। ये 7 मुगल शासकों के समकालीन थे लेकिन मिलने किसी से भी नहीं गए थे। ये 7 मुगल शासकों के समकालीन थे लेकिन मिलने किसी से भी नहीं गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और फरमान जारी किया। तो दोस्तों उसका जब प्रत्युत्तर जारी किया निजामुद्दीन औलिया ने तो कहा कि अलाउद्दीन खिलजी मेरे घर के कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं, आप एक से एंट्री मारोगे तो मैं दूसरे से बाहर निकल ले जाऊंगा। ऐसे संत थे दोस्तों कौन? निजामुद्दीन औलिया। आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं इसी कड़ी के ऊपर। ये जो अजमेर में बनी हुई है दरगाह ये किसकी बनी हुई है? ख्वाजा साहब की। और इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जोधपुर के निकट ओशियाओं में जो मंदिरों का समूह है ये किसकी देन है? वे हैं राठौड़ों की देन है या गुहिलोतों की देन है या चौहान शासकों की देन है या प्रतिहारों की देन है? दोस्तों जल्दी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एब्सोल्युटली दोस्तों राइट आंसर आ रहे हैं आपके। चलिए दोस्तों शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी कीजिए। शाबाश आशीष जी, कुमार जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मंजीत जी गुड मॉर्निंग। श्रवण जोरवार राधे राधे भाई, राधे राधे। मंजीत जी आप ही पी लो भाई चाय। दीजिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अटक जाते हो ऐसे क्वेश्चनों में। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। ओशिया कहाँ है? जोधपुर में है। और वहां पर जितने भी मंदिरों का ग्रुप बना हुआ है ये किसने बनवाया था? प्रतिहार शासकों ने। अब प्रतिहार शासकों में भी अगर व्यक्तिगत का नाम आ जाए तो वत्सराज प्रतिहार ने करवाया था। किसने करवाया था? वत्सराज प्रतिहार ने करवाया था। अगले क्वेश्चनों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए देखिए दोस्तों कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? इसका जवाब दीजिए दोस्तों आप। राधे राधे भाई, राधे राधे। शाबाश शाबाश, जल्दी कीजिए आंसर दीजिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी और ये कहाँ है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। और 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 25 मार्च, 30 मार्च, 2 अक्टूबर। 1 मार्च, 1 नवंबर, 25 मार्च, 30 मार्च, 2 अक्टूबर। शाबाश, जल्दी दीजिए जवाब। शाबाश शाबाश, बिल्कुल शानदार आंसर आ रहे हैं आपके। बिल्कुल दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को। और इसके लिए आपको एक और जानकारी दे दूं कि राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है ये पर्यटन विभाग 25 मार्च को नहीं 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस के दौरान राजस्थान का ये जो पर्यटन विभाग है ये साल में 2 बार इन पर्यटनों का रेवेन्यू नहीं लेता, अर्थात टिकट विकट नहीं करते, फ्री रहते हैं सारे के सारे पर्यटन स्थल। और वो 2 दिन कौन कौन से हैं? एक तो 30 मार्च के दिन ये जो सारे पर्यटन स्थल हैं ये सारे फ्री रहते हैं। एक 27 सितंबर को फ्री रहते हैं। 27 सितंबर को तो पर्यटन दिवस के रूप में और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो 30 मार्च को ये पर्यटन स्थल देखना न भूलें, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा।
आगे जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। इसका जवाब दीजिए कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। दिलखुश भाई राम राम, जल्दी कीजिए कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। फटाफट आंसर देते जाइए। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, यह है बीकानेर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कौन सा? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। तो दोस्तों, इस राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कमेंट में करके आंसर दीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जल्दी कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। बीकानेर में तो है, लेकिन स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये बीकानेर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1955। कब हुई थी? 1955 में हुई थी राजस्थान राज्य अभिलेखागार की, जो कहाँ है? बीकानेर में। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समुच्चय भारत में चर्चा का विषय बना दिया? केसरी समाचार पत्र के माध्यम से, या प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, या मराठा, या आज? दीजिए दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर 4 हैं, एक का चुनाव करना है आपको। जवाब जल्दी कीजिए, फटाफट आंसर देते जाइए। देखिए दोस्तों, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में फैलाने का श्रेय जब विजय सिंह पथिक ने लिया था, तो कौन से समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। अरे, प्रताप समाचार पत्र कहां से प्रकाशित करवाया था? कानपुर से। किया किसने था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किया किसने था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने दोस्तों इस समाचार पत्र का प्रतिपादन किया था। और इसी समाचार पत्र के माध्यम से दोस्तों विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में क्या बना दिया? चर्चा का विषय। आगे चर्चा करते हैं कि अत्यधिक दूर होने के कारण, ज्यादा दूर, कारण क्या था? कि दूरी ज्यादा। कारण क्या? दूरी ज्यादा। कि अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत राज्य मराठा आतंक से बचे रहे? बताइए, इनमें से कौन से थे जो मराठा आतंकों से बचे रहे थे? जवाब जल्दी कीजिए कि इनमें ऐसे कौन से थे जो मराठा आतंक से बचे रहे थे। देखिए दोस्तों, जब अपन ऐसी बात करते जाएं कि राजस्थान, यह है अपना प्यारा सा क्या है दोस्तों? राजस्थान है। राजस्थान में मराठाओं ने एंट्री कहां से मारी थी? यहां से। एंट्री कैसे मारी थी? ऐसे। और ये जो जगह है वो जगह है दोस्तों बूंदी। ये जगह कौन सी है? बूंदी। और अर्थात राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश कहां से हुआ था? बूंदी से। कहां से हुआ था? बूंदी से। लेकिन दोस्तों, ये जो एरिया था, ये इन मराठाओं की अत्यधिक दूरी वजह से यहां पर मराठा पहुंच नहीं सके। और इस एरिया में आता है जैसलमेर और बीकानेर। अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हैं? राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हैं? राइट आंसर हैं, जैसलमेर और बीकानेर। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? कि हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? इसमें शासक हैं मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय, जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय, मारवाड़ नरेश अभय सिंह और बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। देखिए दोस्तों, हुरडा सम्मेलन का आयोजन तो किसने करवाया था? जयपुर नरेश ने। क्यों करवाया था? ये इसलिए करवाया था कि 1733 ईस्वी में मंदसौर में, और मंदसौर कहां है? एमपी में।
1733 में मंदसौर मध्य प्रदेश के युद्ध में यह सवाई जयसिंह था, यह हार गया था। किनसे हारा था? मराठाओं से। किनसे हारा था? मराठों से हारा था। तो ये मराठों के भय के कारण मेवाड़ का शासक था दोस्तों संग्राम सिंह सेकंड। उस संग्राम सिंह सेकंड के पास जाता है और वहां पर दोस्तों एक सम्मेलन का आयोजन करता है जिसमें सभी राजाओं को बुलाया जाए, और उस सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त करता है किसको? संग्राम सिंह सेकंड को। और उस अध्यक्ष का, उस सम्मेलन का नाम क्या रखा? हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन कहां हुआ? भीलवाड़ा। हुडा सम्मेलन कहां हुआ? भीलवाड़ा में हुआ। कब हुआ? 17 जुलाई 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और कौन सा सम्मेलन है? हुडा सम्मेलन। लेकिन दोस्तों इसका अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया था उसकी मृत्यु जनवरी में होगी, यानी संग्राम सिंह जनवरी में ही मारे गए। तो जब जनवरी में संग्राम सिंह मारे गए तो संग्राम सिंह का छोरा था जगत सिंह। जगत सिंह एक तो पहले था और एक जगत सिंह वो बाद वाला, अर्थात जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड। लेकिन वो जो संग्राम सिंह का पुत्र था वो जगत सिंह सेकंड था, और वही जगत सिंह सेकंड फिर उस सम्मेलन का क्या करता है? नेतृत्व करता है। और वो जगत सिंह कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। तो किसका पुत्र था? संग्राम सिंह सेकंड का। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल या अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, दयानक भाट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अग्निकुल से कि अग्निकुंड से ऐसा प्रतिपादन किसने किया था? इनमें से एक था। उसने क्या कहा कि मुनि वशिष्ठ। कौन? कि मुनि वशिष्ठ ने माउंट आबू सिरोही में राक्षसों के संहार के लिए एक अग्निकुंड किया था, अग्नि यज्ञ किया। उस अग्नि यज्ञ में 4 वीर पुत्र पैदा हुए थे। आज चारों वीरों पुत्र की उत्पत्ति उस मुनि वशिष्ठ ने राक्षसों के संहार के लिए की थी। राक्षस उस वक्त कौन हुआ करते थे? अरबी आक्रमणकारी, विदेशी। तो दोस्तों जब ये अरबी आक्रमणकारी राक्षस थे तो 4 वीर पुत्र पैदा हुए। एक का नाम सीक्वेंस क्रम वाइज आए, प्रतिहार, दूसरा आया परमार, तीसरा आया चालुक्य और चौथा आया था चौहान। तो चौहानों की उत्पत्ति, ये राजपूत थे तो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड से या अग्निकुंड से सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चंद्रबरदाई ने। कौन से ग्रंथ में किया था दोस्तों? पृथ्वीराज रासो में। कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। अगला क्वेश्चन है कि किस चौहान वंशी शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की? अर्थात ये हरिकेली नाटक है जो संस्कृत भाषा में है, इसकी रचना किस चौहान शासक ने की थी? वासुदेव चौहान ने, अजयराज चौहान ने, अर्णोराज चौहान ने, या विग्रहराज चतुर्थ? क्या बात, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए आप और क्वेश्चन का क्या लेते जाइए? आनंद लेते जाइए। देखिए दोस्तों वासुदेव चौहान को तो चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है क्योंकि चौहान वंश की स्थापना ही वासुदेव चौहान ने की थी। अजयराज ने दोस्तों अजमेर बसाया था। अर्णोराज ने आना सागर झील बनाई थी। और ये विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ की पत्नी थी दोस्तों भोज परमार की छोरी थी जिसका नाम था राजमती। जिसका नाम क्या था? राजमती। और राजमती से रूट कर ये विग्रहराज चतुर्थ उड़ीसा चला गया था। कहां चला गया था? उड़ीसा। कितने दिन बाद आया? 12 महीने बाद आया। और आकर जो नाटक लिखा वो कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली नाटक लिखा। हरिकेली नाटक आज भी 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर लिखा हुआ है। और इसका कुछ अंश यानी 4 श्लोक क्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी लिखे हुए हैं। किसके श्लोक? हरिकेली नाटक के श्लोक। जब इस हरिकेली नाटक को कीलहोर ने पढ़ा था, जब इस हरिकेली नाटक को कीलहोर ने पढ़ा तो कीलहोर से रहा नहीं गया और कीलहोर ने कहा कि इस महान विद्वान की तुलना भवभूति व कालिदास से की जा सकती है।
ये है महान विद्वान किसके बराबरी का है? भवभूति और कालिदास के बराबर का है। तो विग्रह राज चतुर्थ ने लिखा था दोस्तों कौन सा नाटक है? हरि के लिए। इसे ही विसल देव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राय पिथोरा कहा जाता है। इनमें से आप किसको राय पिथोरा के बारे में पढ़े हो आज तक? हरिराज को कि गोविंद राज को? इनमें से कोई ने? पृथ्वीराज तृतीय को? देखिए दोस्तों, ये तीनों के नाम लिखे हुए हैं, तीनों एक ही परिवार से हैं। इनमें एक तो भाई है और एक बेटा है। इनमें एक तो क्या है? भाई है और एक क्या है? बेटा है। सोमेश्वर, सोमेश्वर के पुत्र हुए थे दो। एक का नाम पृथ्वीराज तृतीय, दूसरे का नाम था हरिराज। यह हरिराज दोस्तों आत्महत्या कर ली थी आग में कूदकर। इस हरिराज ने क्या की थी? आत्महत्या। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? गोविंद राज। का नाम क्या था दोस्तों? गोविंद राज। राय पिथोरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। चौहान वंश के रणथंबोर शाखा का संस्थापक था। अर्थात रणथंबोर में जो चौहान वंश की शाखा थी, इसका संस्थापक कौन था? शाबाश, जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए। शाबाश शाबाश, जल्दी कीजिए, शाबाश शाबाश। बिल्कुल आपके जो आंसर आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं कि रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंदराज ने। और ये गोविंदराज वो ही है पृथ्वीराज चौहान का बेटा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए? कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? बताइए किसके शासन काल में आए थे राजस्थान? शाबाश शाबाश, लाइक शेयर करना नहीं भूलें और दोस्तों फटाफट कमेंट करते जाएं और बताते जाएं कि ख्वाजा साहब किसके शासनकाल में भारत आए। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में भारत आए थे। किसके साथ आए? अकेले नहीं आए थे ये। ख्वाजा साहब अकेले नहीं आए थे, ये महमूद गोरी के साथ आए थे। कौन सी वर्ष में आए थे? 1192 यानी 1192 के त्राइन के द्वितीय युद्ध में ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में कहां आए? भारत आए। कहां आए? भारत आए। और भारत में कहां है? कहां आए? राजस्थान में आए, यानी पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्री मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करता था? अर्थात वह कौन सा शासक है जो अपने जितने भी उसके दरबार में पंडित हुआ करते थे, जिनके एक श्लोक के ऊपर 1,00,000 रुपए देता था? शाबाश दोस्तों, फटाफट आंसर देते जाइए और क्वेश्चन का जवाब भी शानदार आ रहा है कईयों का। दिलीप जी आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, आगे कीजिए आप। देखिए दोस्तों, ये जो बात की जाती है इसके लिए 2 श्लोक भी आते हैं उस शासक के लिए। उसके शासक, उस शासक के लिए कितने श्लोक आते हैं? 2। और दोनों सुना रहा हूं मैं आपको कि अदय धारा सदा लंबा सरस्वती। ध्यान से सुनना कि अदय धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्तते। अर्थात पंडिता मंडिता यानी पंडित विद्वानों का निर्माण करने वाला ऐसा वीर शासक जो दोस्तों उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो एक श्लोक के लिए 1,00,000 मुद्राएं दान में देता। तब फिर वो मरा,
जब उसकी मृत्यु हुई तब उसी के बारे में दूसरा श्लोक बना था कि अदय धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता भोजराजे दिवंगते। दो श्लोक बने हुए हैं, दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनना, सुनने में अंतर महसूस होगा आपको। कि अदय धारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता भोजराजे भूवि स्तते। फिर इसी का उल्टा हो गया जब वो मरा तब कि अदय धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। अर्थात जब भोजराज वीर गति को प्राप्त हुए तो पंडिता खंडिता विद्वानों का क्या हो गया था, खंडन हो गया था। तो ऐसा कौन सा परमार शासक था? भोजराज परमार शासक था, जो धारा नगरी एमपी का क्या था, शासक था। और ये वही भोज परमार है जिसकी पुत्री को विग्रहराज चतुर्थ ने ब्याया था। मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाइयों से मिली सेमल की विजय के बाद शेरशाह यह कहने को मजबूर हुए कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहते खो देता। तो ऐसा कौन सा शासक था मारवाड़ का, उसके बारे में आप राइट आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए। शाबाश, जल्दी कीजिए, शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो मारवाड़ का शासक था उसका नाम था दोस्तों राव मालदेव। राव मालदेव के दो सेनापति थे, एक का नाम था जैता और दूसरे का नाम था कुंपा। जैता और कुंपा 5 जनवरी 1544 में ग्रीष्मेल के युद्ध में शेरशाह सूरी के साथ युद्ध लड़ते हुए मारे गए। जब ये युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे तो दोस्तों उसी वक्त शेरशाह सूरी यह युद्ध हार रहा था, लेकिन आ गया कौन सा खां, जलाल खां। अब जब जलाल खां आया तो शेरशाह सूरी जीत गया। और शेरशाह सूरी जीता तो जीते जीते क्या कहा, हारते हारते जीता था कि मैं शेरशाह सूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, और किसके चक्कर में, एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर। ऐसा कथन किसके काल में हुआ था? मालदेव के काल में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा? कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा? शाबाश शाबाश, बताइए। कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या रखा? देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या रखा था? खिजराबाद। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद नाम किसका रखा था? दोस्तों जालौर का। जलालाबाद नाम किसका रखा था? जालौर का। और सिवाना का किसका? सिवाना का नाम रखा था दोस्तों खैराबाद। सिवाना का नाम क्या रखा था? खैराबाद। और ये रखने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था? दोस्तों वहां का शासक था रानी पद्मनी का पति, और उस पद्मनी के पति का नाम क्या था? रतन सिंह। के पति का नाम क्या था? रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजस्थान के
किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी पुकारा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किस शासक को पुकारा जाता है? दीजिए दोस्तों जवाब फटाफट कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किस शासक को पुकारा जाता है? अंकित जी का आंसर आया है। देखिए दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य से ही मतलब नहीं है, राणा कुंभा। ऑप्शन राइट आंसर क्या है? राणा कुंभा। दोस्तों राणा कुंभा को उपाधियां मिली हुई थी, कितनी मिली हुई थी? 8। कौन कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय कि अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राजगुरु, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु, शैलगुरु, हिंदू सुल्तान। 8 हो गई, दोबारा कर लेना कि अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राजगुरु, दानगुरु, शैलगुरु, छापगुरु, राजगुरु, हिंदू सुल्तान। ये किसकी उपाधियां थी? राणा कुंभा की। इसकी उपाधियां थी राणा कुंभा की, जिसमें कौन सी उपाधि भी आ रही है? अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी उपाधि आ रही है? अभिनव भट्टाचार्य। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए कि मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? तो दोस्तों ये बताइए किसने की थी? अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी भेजा है, दिमाग है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजी वे में दे सकते हैं। आइए राणा प्रताप की बात की जाए कि महाराणा प्रताप की, तो दोस्तों महाराणा प्रताप मांडलगढ़ के ऊपर और चित्तौड़गढ़ के ऊपर लाइफ टाइम अधिकार भी नहीं कर पाया था। ऑप्शन खत्म हो गया, दो ऑप्शन सलट गए। अब बात करते हैं हमीर प्रथम। इसका मतलब है कि हमीर द्वितीय भी हुआ होगा, लेकिन हमीर एक ही हुआ था जिसने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी 1326 के अंदर। इसको हराकर मालदेव, मूछाणा मालदेव के पुत्र जयसिंह या जयसा को हरा के राणा सांगा राइट आंसर। बच गए अपने आप। कौन सा सांगा? राणा सांगा। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर, आगरा का किला है ना यूपी में, उसके मेन दरवाजे के ऊपर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार परस्तर प्रतिमाएं स्थापित की करवाई हुए थे। वे हैं हाथी पर सवार परस्तर प्रतिमाएं। परस्तर प्रतिमाएं का मतलब होता है दोस्तों पत्थर की मूर्ति, पत्थर की अर्थात पाषाण मूर्ति। वो किन के ऊपर बनवाई थी? जयमल व फत्ता पर, आला व ऊदल पर, गोरा व बादल पर, या इनमें से कोई नहीं पर? दीजिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया तो कल्लाजी राठौड़, जयमल फत्ता वो आ गया। ये लो जयमल व फत्ता की मूर्तियां हाथी पर गजारूढ़, गजारूढ़ यानी हाथी पर चढ़ाकर, हाथी पर बिठाकर आगरा किले के सामने लगवाई थी। तोड़ दिया औरंगजेब ने। तोड़ा किसने? औरंगजेब ने। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई? कि पन्नाधाय अपने पुत्र का बलिदान देके किसकी जान बचाई थी, किसके प्राणों को बचाया था? जीके अड्डा गुड मॉर्निंग भाई, जीके अड्डा गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते जाइए। देखिए दोस्तों कि हाय रे पन्ना काली रे वाह मुंजियाली रे मांझड़ राती कोई ना तेरी साथ छोटो सो उदियो हाथ चे तोड़ दुर्ग सो एकली चली रे पन्ना कुमलगढ़ ताही एकली चली।
कहां से? चित्तौड़गढ़ से। कौन से गढ़ के लिए? कुंभलगढ़ के लिए। कौन से गढ़ के लिए? कुंभलगढ़ के लिए। और पन्ना धाय को की सूचना किसने दी कि बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया? दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर जो सफाई कर्मचारी था कीरतबारी, उस कीरतबारी ने ये क्या दी थी? सूचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और चर्चा करते हैं। 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल मराठा औरंगजेब शिवाजी संधि किसके प्रयास से हुई थी? और दोस्तों इस संधि का नाम क्या रखा गया था? पुरंदर की संधि। इस संधि का नाम क्या रखा गया था? पुरंदर के संधि। और पुरंदर दुर्ग है जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। अरे पुरंदर दुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इस संधि का नाम क्या दिया गया? पुरंदर की संधि, जो कब हुई? 11 जून 1665 में हुई। किन किन के बीच हुई थी? इसका आंसर आया अधिकांश का, वो लगभग राइट आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी और औरंगजेब की क्या करवाई थी? संधि करवाई थी। इसे कहा जाता है मुगल मराठा संधि। पुरंदर की संधि का ही दूसरा नाम है मुगल मराठा संधि, जो 11 जून 1665 को हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? जवाब जल्दी कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था? देखिए दोस्तों, राणा सांगा ने युद्ध लड़ा 1517 में। कौन से मैदान में? खातौली के मैदान में। खातौली का मैदान कहाँ रे? कोटा। कोटा ऑप्शन में नहीं आए तो बूंदी, दोनों आ जाए तो कोटा। ठीक है, 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में राणा सांगा के सामने कौन बचीट खा रहा था? इब्राहिम लोदी। और राणा सांगा जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। कौन से युद्ध की बात चल रही है? सारंगपुर का तो कुंभा ने लड़ा था मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ। आइए, 20वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों डापा चू करने के लिए आते हैं। नमो नारायण, शाबाश भाई, नमो नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते जाइए और क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। अब आपको एक ही बात दिमाग में बिठा लेनी है, जब जब ऑप्शन में सामंतवादी व्यवस्था का नाम आए, जब जब ऑप्शन में सामंतवादी व्यवस्था का नाम आए, तब तब कर्नल जेम्स टोड को कर देना। जब जब क्वेश्चन में सामंतवादी व्यवस्था का नाम आए, तब तब किसको करना है आपको? कर्नल जेम्स टोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, किताब है छोरो ये, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कब लिखी गई थी? 1829 में। ये लेखक हैं, ये किताब किसने लिखी थी? और इस किताब का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम तो चलो मैं ही लिख देता हूं, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक जिसने लिखी उसी ने ये लिखी। इसी पुस्तक का दूसरा नाम ये है, दोनों एक ही हैं। कब लिखी गई थी? 1829 में। और इसी पुस्तक में दोस्तों सर्वप्रथम कौन से शब्द की, राजस्थान शब्द की क्या मिली जानकारी? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जिसने ये पुस्तक लिखी थी उसने किया था। कब लिखी थी? 1829 में लिखी। किसने लिखी थी? उसका आंसर आप दे रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। संजना जी गुड मॉर्निंग भाई, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी ये पुस्तक। कर्नल जेम्स
टोड ने लिखी थी। और कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन पे जानकारी हासिल करते हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। बताइए दोस्तों, इस मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, महिष्मती। महिष्मती साम्राज्य, बाहुबली देखी होगी ना आपने। शाबाश, एब्सोल्युटली राइट आंसर आ रहे हैं आपके, विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या था? विराटनगर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना ये रहा। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अर्थात राजस्थान की कौन सी सभ्यता से, कौन सी सिविलाइजेशन से सर्वप्रथम है पशुपालन की जानकारी प्राप्त हुई, उसका जवाब दीजिए दोस्तों फटाफट। चलिए चलिए चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। भागोर। भागोर कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। कहाँ है? भीलवाड़ा में है। भागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी। आइए, कि आहड़ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों डापा चूक, गोचा खिलाने वाला क्वेश्चन है ये। आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में राइट आंसर किनके किनके आते हैं। राम अवतार जी, राम 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 राम, बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार जी आपको। लाइक शेयर करते जाइए और चैनल को नए जुड़े हैं दोस्त सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी न भूलें। अब देख लो, ए बी सी डी चारों ऑप्शन आ गए। अरे चारों में से एक का तो सही जाएगा। आहड़। आहड़, आहड़ उदयपुर में है। और आहड़ को किन नामों से जाना जाता है? आहड़ को ताम्रवती या तांबवती भी कहा जाता है। आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ का आसपास का भाग आघाटपुर कहलाता है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं, क्योंकि ये आहड़ तीनों ऑप्शनों की क्या कर रहा है? पूर्ति। आहड़ को ताम्रवती भी कहते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम धूलकोट भी था। धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रेत का टीला। और आहड़ को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है कि ये सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में गोचा लगता है जैसे अब लगा। अगले क्वेश्चन पे जानकारी हासिल करते हैं कि कंजर जनजाति के लोग अपने मकान में पीछे खिड़की क्यों बनाते हैं? कि कंजर जनजाति के लोग अपने मकान में पीछे खिड़की क्यों बनाते हैं? जल्दी कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो लोग हैं ये पीछे खिड़की इसलिए बनाते हैं, ये पीछे खिड़की स्वच्छ वायु आने के लिए, यानी हवा ये खुली खुली हा के लिए भी नहीं बनाते। ऑप्शन गलत है ये। धूप आने के लिए। क्या खिड़कियों से कभी धूप आती है क्या? धूप किसी को खानी होगी तो बाहर ही निकल के खा लेगा, ये भी गलत है। प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, तो प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए क्या खिड़की का इस्तेमाल होता है? एल, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर है दोस्तों गिरफ्तारी से बचकर भागने के लिए। अब ये कंजर जनजाति ही गिरफ्तारी से क्यों बच के भागेगी? कंजर जनजाति गिरफ्तारी से बच के इसलिए भागेगी क्योंकि कंजर जनजाति का काम क्या है? कंजर जनजाति का काम क्या है? चोरी करना। कंजर जनजाति का काम क्या है? चोरी करना। जब ये चोरी करते थे तो चोरी करने के बाद जिसके घर में चोरी की वो बताओ पीछे पीछे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये तो आगे से तो एंट्री करते थे और पीछे से भाग जाते थे, इसलिए पीछे क्या रखा करते थे? खिड़की रखा करते थे। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मीणा जनजाति निवास करती है कि राजस्थान में, ये ऑप्शन आपके सामने है कि मीणा जनजाति निवास करती है।
जल्दी कीजिए दोस्तों। मीणा जनजाति निवास करती है जयपुर में, उदयपुर में, सवाई माधोपुर में। इसमें निवास करती है। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना तो ये बता रखा कि उसमें सबसे कम निवास करती है और ना ही ये बता रखा कि सबसे ज्यादा करती है। अगर सबसे ज्यादा करती है, ऐसा आता था कि सर्वाधिक मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो उदयपुर राइट आंसर होता। तब कौन सा आंसर होता? उदयपुर राइट आंसर होता। अगर ये आती कि सर्वाधिक द्वितीय स्थान पर है, तब जयपुर राइट आंसर होता। तब कौन सा राइट आंसर होता? जयपुर। लेकिन ये आया कि मीणा जनजाति निवास करती है, उदयपुर में भी करती है, जयपुर में भी करती है, सवाई माधोपुर में भी करती है। तीनों ऑप्शनों में मीणा जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी में। कहा निवास करती है दोस्तों? उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की आदिम जनजाति है, कि राजस्थान की आदिम जनजाति है। बताइए दोस्तों, राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है? भारता, टाबड़ी, काठोड़िया, सहरिया। इनमें से आप जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो आंसर आया है ये सहरिया। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति है, जो राजस्थान की कौन सी है? आदिमतम जनजाति है। अगले क्वेश्चन पे जानकारी हासिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि सांसी जनजाति, इस सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? इस सर्वाधिक जनजाति की राजस्थान में ये सांसी है, ये कहां निवास करती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक। कि भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक। इनमें बताइए दोस्तों कि यह जनजाति सर्वाधिक कहां निवास करती है? शाबाश शाबाश शाबाश। आपका ये जो आंसर आ रहा है, शानदार आंसर आ रहा है। सांसी जनजाति सब सर्वाधिक निवास करेगी तो कहां करेगी? भरतपुर में। सांसी जनजाति कहां निवास करेगी सर्वाधिक? भरतपुर में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। चलिए चलिए आंसर दीजिए। इस सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया से, या सती स्त्री से, या वीरांगना से, या भील स्त्री से? आइए देखिए दोस्तों, भील या आदिवासी महिलाओं के द्वारा वागड़ क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है, और वो कौन सा है? सुवटिया। वो कौन सा है? सुवटिया गीत है, जो आदिवासी या भील आदिवासी महिलाओं के द्वारा वागड़ क्षेत्र में गाया जाता है, डूंगरपुरे बांसवाड़ा के एरिया में गाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए कि डबोक एयरपोर्ट हवाई अड्डा स्थित है, कि डबोक हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? डबोक एयरपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि डबोक एयरपोर्ट कहां है? जल्दी कीजिए। कि डबोक एयरपोर्ट कहां है? देखिए दोस्तों, डबोक एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट तो कहां है? डबोक में है। डबोक कहां है? उदयपुर में है। वैसे इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? वैसे इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। लेकिन है कहां? डबोक में। डबोक कहां है? उदयपुर में। डबोक कहां है? उदयपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अब बताओ, ये क्वेश्चन भी गोचा देकर जाएगा कि राजस्थान में कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी कीजिए। कि राजस्थान में कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए देखिए कि राजस्थान में कपड़ों की छपाई दोस्तों जयपुर में भी की जाती है, पाली में भी की जाती है, जोधपुर में भी की जाती है। उपयुक्त सभी क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, और अगला क्वेश्चन है कि तलवारें कहाँ की बनी हुई प्रसिद्ध हैं? तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, इसका आंसर दीजिए कि तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है। आइए फटाफट आंसर दीजिए कि तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों तलवार है जो सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की प्रसिद्ध है। और जो दोस्तों तलवार के लिए जो सिरोही है ये काफी क्या है? प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? तलवार। तो दोस्तों आज की इस श्रृंखला के अंदर अपने क्वेश्चन अटेंड किए 40। तो आपके एग्जाम में फिर कह रहा हूं कि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में इसी प्रश्नोत्तरी से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी क्या रही आप हमें कमेंट करके बताएं, और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ